हाँ तो जी सीटेट के टीजीटी पेपर की आंसर की चेक करते हैं। आप पेन कॉपी लेके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे। तो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं। इसमें जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो इसमें ये पूछा गया है कि ज्ञान क्या है भाई, वो चीज़ बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो जो जीन पियाजे हैं वो ज्ञान को क्या मानते थे कि ये बच्चे द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, ये बात मानते थे। तो ये वाला आंसर जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पॉजिटिव वे में नहीं है, ये नेगेटिव वे में है। ये चीज़ हमें देखनी है। तो भाई ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, ये बिल्कुल भी नहीं है भाई। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना नहीं है। तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास के बारे में बताना है कि भाई कौन सा है। तो ये हमारा थर्ड ही हो जाएगा कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा, लक्ष्य अभिविन्यास हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका कौन निभाता है। तो भाई इसका आंसर थर्ड हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। मतलब बच्चे को खुद करके देखने के लिए अध्यापक देता है। ठीक है, बच्चा खुद करके देखता है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। उसके बाद हमारा पांचवा है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता है, वो खाली स्थान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खाली स्थान सीखने में सक्षम बनाती है। मतलब इससे कौन सी क्षमता तो विकसित होती है और विद्यार्थियों को किस में सक्षम बनाती है, वो चीज़ बतानी है इसमें। ठीक है, तो हमारे पांचवे का आंसर हो जाएगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी और बीजगणित और गणना हो जाएगी। तो जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की जो क्षमता है वो औपचारिक संक्रियता के द्वारा विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना करना सिखाती है। उसके बाद हमारा छठा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। किसमें छात्र जानकारी का विश्लेषण करते हैं। तो टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा कि लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, इसमें बच्चे जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सातवें पे आते हैं। ये अभिकथन वाला आ गया भाई। अभिकथन वाले में मैंने पहले भी बताया था कि इसके मोस्टली जो हमारे ए और आर होते हैं वो दोनों सही होते हैं और जो आर होता है वो ए की व्याख्या करता हुआ मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो इस रणनीति पे सही नहीं बैठते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इसी रणनीति पे सही बैठते हैं कि वो दोनों सही हैं। जो ए है वो आर की सही से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला देखते हैं हम। अभी कथन दिया है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव हो और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और कारण दे दिया कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका वही सेकंड हो जाएगा कि हाँ भाई ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही से व्याख्या करता है। उसके बाद हमारा 8वां हो जाएगा कि जो पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जेंडर के बारे में पूछा गया है। तो जेंडर वाले में हमारे क्या हो जाएगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वें पे चलते हैं
9वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है भाई। ठीक है, तो विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। यही इसका करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा कि विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में आंकलन क्या है। आंकलन क्या होता है प्रगतिशील कक्षा में? तो जो आंकलन है वो गतिशील होता है। क्या होता है? आंकलन गतिशील होता है। उसके बाद 11वें क्वेश्चन पे आते हैं कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्सर पहचान में भ्रमित होना, यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं? भाई एक बच्चा है वो पढ़ने के लिए मतलब बार बार सिर को इधर उधर घुमा रहा है क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा, वो आंखों को बार बार मतलब मूंद रहा है, आंखों को रगड़ रहा है, उसकी आंखों में सूजन है, तो ये किसकी पहचान है? कि उसको दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। किसकी पहचान है? दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 12वें पे आते हैं, वही अभिकथन वाला आ गया भाई। ये वाला भी अभिकथन दिया है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इसका कारण दे दिया कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो इसका भी यही हो जाएगा कि इसके ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही से व्याख्या कर रहा है। उसके बाद हमारा 13वां आ जाता है। 13वां है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादी और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। इसका कारण दे दिया कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक है, इसमें भी चिंतन का वर्णन किया गया है, इसमें भी चिंतन का वर्णन किया गया है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और ए भी सही है और आर भी सही है और जो ए है वो आर की सही से व्याख्या कर रहा है, तो इसका भी सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका बतानी है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। शिक्षक की क्या भूमिका है? आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। उसके बाद हमारा 15वां आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रा को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? ठीक है, तो कौन सी विधि होगी कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। भाई जो छात्र हैं वो छोटे छोटे समूहों में जो हमारे देश में वर्तमान मुद्दे चल रहे हैं उस पर खोज करें, शोध करें और फिर जो उनका निष्कर्ष निकलता है वो कक्षा में प्रस्तुत करें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो ये आंसर आपका बिल्कुल टिक बैठेगा। उसके बाद चलते हैं भाई 16वें पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उन्हें समीप दूरामुखी विमुख विकास के क्षेत्र खालिस्तान है। तो इन दोनों में भरना है, लेव वाइगोत्स्की का ही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। भाई बच्चे जिसको अधिक जानते हैं उसके साथ ही तो मतलब खुश रहते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, उन कार्यों को कर पाते हैं और उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के बस के बाहर हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 17वां है अपकठन डिसलेक्सिया एक खालिस्तान स्थिति है जो शिक्षार्थी खालिस्तान की क्षमता को प्रभावित करती है। भाई डिसलेक्सिया एक बीमारी है, आप सबको पता होगा, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ये है क्या? ये है तंत्रिकीय है, न्यूरोलॉजिकल है, ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने संबंधी है। ठीक है, तंत्रिया से संबंधित है क्योंकि शारीरिक भी नहीं है, भावनात्मक भी नहीं है और संवेदी भी नहीं है। तो ये कौन सी है? तंत्रिकीय है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है
कि आप गलत पे निशान लगाते जाओ कि ये वाला गलत है, जो गलत निकल गया उसके बाद जो बाकी बचते हैं वो सही हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, ये तो भाई बिल्कुल भी गलत है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, ये सही है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, तो भाई ये भी सही है। तो इसमें ए गलत है और बी सी डी सही है। तो ये देखो बी सी डी किस में है? फोर्थ वाले में है, तो हमारा ये फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19वें पे चलते हैं, फिर ये अभिकथन वाला ही आ गया। 19वें का अभिकथन दिया है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, ये भी सही है। भाई बात दोनों में सही कही गई है, परंतु दोनों की बातें अलग अलग हैं। तो जो ए है वो आर की सही से व्याख्या नहीं करता है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो ए है वो आर की सही से व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आता है 20वां, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? ये बताना है कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो ये किसका है? नेगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन है। तो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, तो ये तो भाई है, तो भाई यही आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर कि ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा में क्या होता है भाई? हैंडीकैप बच्चे भी और जो सही से मतलब कि स्वस्थ बच्चे हैं, दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो अगर आप प्रतिस्पर्धा करवाओगे तो जो हैंडीकैप बच्चे हैं वो तो स्वस्थ बच्चों से काफ़ी पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अपना 21वां है हमारा, फिर से अभिकथन वाला ही आ गया। 21वां अभिकथन दिया है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये बात कह दी, चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है। उसके बाद आता है कारण दे दिया कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये भी बात सही है भाई, हम बुद्धि लब्धि का फार्मूला लगा के किसी की बुद्धि को सटीक तो नहीं माप सकते, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, मगर उसको सटीक नहीं मापा जा सकता। बात इसने दोनों की सही कही है, पर क्या ए आर की व्याख्या करता है? इसमें सक्षमता या सक्षमता पर जोर दिया गया है और इसमें बुद्धि लब्धि की बात की गई है, दोनों ने बातें ही अलग की है। तो इसका भी भाई थर्ड सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो ए है वो आर की सही से व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 22वां, इसमें दिया है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया है कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रखने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी, ये बताना है। तो भाई छात्र को केंद्रित रखने के लिए तो ये स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ठीक है, देखो भाई, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्रवाई है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, ये भी गलत हो जाएगा, बच्चा थक जाएगा। छात्र को सख्ती से पेश आना, जहाँ पे सख्ती आएगी वो तो है ही नेगेटिव टैग वर्ड, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो जो स्वनियमन है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो ये वाला हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन फिर से हमारा अभिकथन वाला ही आ गया। तो अभिकथन में है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। फिर इसने कारण दे दिया कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ठीक है, विकास अपेक्षाकृत क्या है भाई? अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो इसका बताना है कि ये भाई दोनों सही हैं, गलत हैं, क्या है? तो भाई ये भी बात सही है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है, तो ये बात भी सही है भाई। बात उसमें भी विकास की गई है, इसमें भी विकास की गई है। तो जो ए है वो आर की सही से व्याख्या भी करता है, तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं
और AR की सही से व्याख्या करता है। उसके बाद भाई हम 24वें पे आते हैं हमारा कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्यों 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 क्योंकि ये बताना है कि भाई पोर्टफोलियो एक प्रभावी क्यों है पोर्टफोलियो प्रभावी। तो वे इसका हो जाएगा कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। सही बात है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे फिर है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतिम उत्पाद पे ध्यान केंद्रित नहीं करते तो ये गलत हो जाएगा। वे छात्राधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ये भी सही बात है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के लिए हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, जिसमें A, B और D आंसर है। उसके बाद आता है हमारा 25वां। तो 25वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत कौन सा, ये बताना है। तो छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का जो निर्माण करते हैं, ठीक है, वही संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। ठीक है, जो कोलबर्ग का नैतिक विकास है उसकी आलोचना की है कैरोल गिल्गिन ने। तो उसका मतलब मेन वो जो तर्क है वो क्या है, क्या तर्क दे के उन्होंने आलोचना की है, ये बात बतानी है। तो उन्होंने देखभाल की नैतिकता और जो नारीवादी दृष्टिकोण है, नारीवादी दृष्टिकोण के को केंद्र में रख के कैरोल गिल्गिन ने आलोचना की है भाई। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 27वां। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। भाई वो नगद पैसे जीतना चाहती है, चाहे 500 रुपये रखे हों, 1000 रखे हों, कितने भी मतलब रख रखे हैं इनाम के रूप में, उनको जीतना चाहती है। तो किससे प्रेरित है, वो अंदर से तो प्रेरित है नहीं कि हाँ भाई मेरी कोई तारीफ करेगा, ये होगा वो होगा, नहीं, तो वो बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, थर्ड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो किससे प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है। उसके बाद 28वां आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो वो हो जाएगा हमारा ध्यान देना। उसके बाद 29वां है कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द किस में घूमता है, पारंपरिक नैतिकता में। किस में घूमता है, पारंपरिक नैतिकता, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30वां और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि एक पारंपरिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपर्क के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इसका देना है कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। भाई दंड तो हम उनको वैसे भी नहीं दे सकते, फिर इसमें बहुत कम अपेक्षाएं होगी, बच्चों से अपेक्षाएं तो रखनी पड़ेंगी, इसमें बहुत कम उम्मीदें होंगी छात्रों से, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसका सही हो जाएगा कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। यह आपका आंसर हो जाएगा स्टिक। तो अब भाई मैच करके देख लेना कि आप कितने सही करके आए हो और कितने गलत करके आए हो, आपके कितने नंबर बने।